हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टॉपिक का। हमारा टॉपिक है प्रिज्म। इसका पूरा डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रिज्म को डिफाइन किया गया है। प्रिज्म जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, ट्रांसपेरेंट मेटल का बना होता है जो जिसकी प्लेन सरफेस बाउंडेड होती है, इंक्लाइन होती है किसी एंगल पर, है ना, किसी एंगल पर इंक्लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसकी शेप जो होती है वो वेज शेप्ड होती है, मतलब कुछ इस तरीके से। ये जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं। क्या कैसी होती हैं? प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बाउंडेड एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल। ठीक है। और ये क्या है? ये हमारे पास ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसकी जो शेप होती है, शेप, इसका जो आकार होता है वो किस तरीके का होता है? इसकी शेप होती है वेज टाइप, एक फनाकार टाइप होती है, वेज टाइप। ठीक है। अब इसी बात को अगर मैं लिख लूं डेफिनेशन में, तो मैं डेफिनेशन बन जाएगी इसकी। कैसे बनेगी डेफिनेशन? कि प्रिज्म, the shape of the prism, the shape of prism is wedged, made by transparent material whose plane refracting surfaces bounded and inclined at an angle, that is एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म को। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रिज्म। मतलब एक ही मटेरियल का बना होता है। ये प्रिज्म के अंदर जो भी मटेरियल है वो एक ही मटेरियल है, तो हम इसको बोल सकते हैं होमोजेनियस मटेरियल। एक ही मटेरियल का बना है ना? किसका बना होता है ये? होमोजेनियस, एक ही मटेरियल, एक तरह का मटेरियल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मटेरियल, होमोजेनियस मटेरियल, एक ही तरीके का मटेरियल होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, उसका बना होता है। अभी किस तरीके से इसका रिफ्रैक्शन हमें देखना है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, किस तरीके से रिफ्रैक्शन कराता है? ये प्रिज्म है, इसका नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म, ए एंगल ऑफ प्रिज्म। मैंने एक रिफ्रैक्टेड रे भेजी, दैट इज इंसिडेंट रे। ये क्या है मेरे पास? इंसिडेंट रे। इसने यहां जाकर इंसिडेंट किया। यहां पर क्या है? आंसर है एयर, जो कि कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम। ठीक है। इसके अंदर, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोल दिया n1। इसके अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n2। ये इसके कंपैरिजन में कैसा मीडियम है? आंसर है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। इसको चाहे आप m2 बोल सकते हो और इसको आप m1 बोल सकते हो। ये वाली सिचुएशन। अब इस वाले इंटरफेस पे आने के बाद, इस वाले इंटरफेस पे आने के बाद क्या होगा? आंसर रिफ्रैक्शन होगा। तो मुझे क्या कर लेना चाहिए? इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना चाहिए इस सरफेस पे। ये मेरे लिए क्या बना? नॉर्मल, n1 बोल दिया मैंने इसको।
ये इंसिडेंट रे है, क्या नाम है इसका, इंसिडेंट रे। अब एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विद द नॉर्मल लाइन, तो ये नॉर्मल लाइन इसके साथ ये एंगल बना, दिस एंगल वी कॉल इट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इस वाले इंटरफेस में क्या होगा, एक्चुअल में जो है ये रे इधर जाना चाहती है, इधर जाना चाहती है, ये रे किधर जाना चाहती है, सीधी जाना चाहती है, रे सीधी जाना चाहती है, लेकिन जा नहीं पाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो, मीडियम दूसरा मीडियम आ गया रास्ते में। अगर एक ही मीडियम होता तो रे सीधी चली जाती, होमोजीनियस मीडियम जब होता है तो रे बिल्कुल सीधी जाती है, लेकिन जहां भी मीडियम का चेंज आता है तो वहां पर रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ रे बदल जाती है। बट ये रे एक्चुअल में अगर प्रिज्म ना होता तो सीधी जाना चाहती थी, जा नहीं पाएगी, जब जा नहीं पाएगी तो क्या होगा, इस रिफ्रैक्शन होगा, इस वाले पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा, तो ये रेयर से डेंसर में जाएगी, तो ये थोड़ा सा अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, या ऐसे समझे नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। अब रे फिर इसी वाले इंटरफेस पे आइए, अब इस इंटरफेस पे क्या होगा, अगेन रिफ्रैक्शन। अभी जो रे है वो डेंसर मीडियम में है, रेयर में जाना चाहती है, तो मुझे क्या बना लेना चाहिए, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बना लेना चाहिए। ठीक है, ये है मेरे पास नॉर्मल 2, इसको मैंने N2 बोल दिया। ठीक, अब ये रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है हमारी ये वाली, इससे क्या हो जाएगी, रे अवे हो जाएगी ऐसे, इसका नाम है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ये इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, ये एंगल बना नॉर्मल के साथ, वी कॉल इट ई। और ये वाली जो रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, तो नॉर्मल के साथ एंगल बनाना है। सपोज दिस एंगल इज R1, दिस एंगल इज R2। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, इस वाली रे को पीछे बैक ट्रैक कराया ऐसे, यहां पर एक एंगल बना जिसका नाम है डेल, जिसका क्या नाम है डेल। अब देखो ये वाला एंगल आई है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल पूरा आई होगा, यहां से लेकर के यहां तक, उसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दीजिए, तो ये वाला जो एंगल बचेगा, ये एंगल कितना बचेगा, आंसर है ये एंगल बचेगा I माइनस R1, I माइनस R1। ठीक है, I माइनस R1। उसके बाद ये वाला एंगल कितना बचेगा, तो आंसर ये एंगल बचेगा E माइनस R2। ये एंगल्स हमें मिले। ठीक, इसका नाम लिखो, एंगल्स का नाम ले लेते हैं। I जो है वो क्या है, इंसिडेंट एंगल, E क्या है, इमर्जेंट एंगल, R क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस तरीके से इसका रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, अब ये एंगल अगर R1 है, ये R2 है, तो इस पूरे ट्रायंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला होगा 180 माइनस R1 प्लस R2, ये वाला। इनके नाम रख लेते हैं, इसको बोला मैंने P, इस पॉइंट को बोला Q, इसको बोल दिया R, इसको बोल दिया S, इसको बोला M, इसको बोल दिया N। इनके नाम रख दिए मैंने। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करिए, देन इसको कंटिन्यू हम करेंगे अभी। तो हमने इसका रिफ्लेक्शन देखा, इस तरीके से रिफ्लेक्शन हुआ। अब मैं बात कर सकता हूं इंट्रायंगल O, इंट्रायंगल Q, R और T, इंट्रायंगल O Q
इन ट्रायंगल बन रहा है क्यू टी आर। इस ट्रायंगल में हम बात करें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है ये, ठीक है। ये एंगल कितना अपने पास, आंसर ये एंगल आया है I माइनस R1, और ये वाला एंगल कितना है E माइनस R2, और ये जो एंगल है ये कितना है डेल। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन है, डेल, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल। यानी कि हम लिख सकते हैं यहां से कि डेल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो मतलब डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस कॉमन ले लिया R1 प्लस R2, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल था हमारे पास, Q, और ये वाला पॉइंट था R, और ये वाला पॉइंट था T। सिमिलरली एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये देखो, ठीक है, जैसे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ये एंगल कितना है, आंसर है एंगल A, एंगल ऑफ प्रिज्म। इस पर जो नॉर्मल है, इस पर नॉर्मल कौन है, तो आंसर है इस पर नॉर्मल ये है, और इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल कौन है, तो आंसर है इस पे नॉर्मल ये नॉर्मल है, तो मतलब 90 डिग्री। नॉर्मल कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये पॉइंट है N, ये पॉइंट है Q, और ये वाला पॉइंट है R, और ये वाला पॉइंट है M। ये एंगल कितना है 180 माइनस R1 प्लस R2। इन चारों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90, 180 और 90 कितना हो गया 360, ये कैंसिल हो जाएगा ये सब 360 से। तो A माइनस R1 प्लस R2, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा R1 प्लस R2। तो हमें A की वैल्यू मिल गई R1 प्लस R2। अगर ये वैल्यू मैं पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो मुझे डेल मिलेगा, डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास डेल का, डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A। सेकंड थिंग, अब मुझे पॉइंट A पर, अगर मैं इस पॉइंट A पर स्नेल्स लॉ लगाऊं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस पॉइंट पर, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, ये फर्स्ट है और ये वाला सेकंड वन। तो जब स्नेल्स लॉ आप इस पे लगाओगे तो कैसे लिखेंगे, इस एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1 और इसका एंगल कितना है I, तो आप लिखेंगे n1 sin I इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और उसका एंगल R1। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का माना जाता है जिस मीडियम में जाकर के रे बेंड हुई है ना। तो देखो यहां से रे गई है, इस वाले मीडियम में जाकर रे बेंड हुई है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी मीडियम का माना जाएगा, तो आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले मीडियम का माना जाएगा। तो इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 ड्यू टू 1, क्योंकि रे कौन सी मीडियम में जाके बेंड हुई है, सेकंड मीडियम में। तो इसी का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
N2 अपॉन N1 ये लिखा जाता है साइन I अपॉन साइन R। तो इसके लिए साइन I अपॉन इसके लिए साइन R R1। देखो ये वाली बात जो पहले लिखी है मैंने कि यही तो है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कराई और इसकी मल्टीप्लाई इधर कराई, दोनों सेम थिंग्स। तो मैंने लिखा है इसको N21 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली फॉर स्मॉल एंगल। फॉर स्मॉल एंगल हम जानते हैं साइन I इज इक्वल टू I और साइन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R, ये हमने पढ़ा है tan I इज इक्वल टू I फॉर स्मॉल एंगल के लिए। तो अगर मैं यहां अप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा N21 इज इक्वल टू I अपॉन ये कितना है R1। तो मैंने यहां से I निकाल लिया तो मुझे मिला N21 R1 I की वैल्यू। सिमिलरली अप्लाई द स्नेल्स लॉ एट सेकंड रिफ्रैक्शन। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सेकंड रिफ्रैक्शन पॉइंट। ठीक है, कैसे लिखेंगे? अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का माना जाता है? जिस मीडियम में रे बेंड होती। अब देखो यहां से रे इस वाली मीडियम में गई है रेयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी मीडियम का मानेंगे? रेयर का। तो क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू साइन I। अब देखो साइन I इसके लिए कौन काम कर रहा है? I2 साइन R2 अपॉन साइन इसके लिए R का कौन काम कर रहा है? E। स्मॉल हम जो इंटरेस्टेड हैं वो इंटरेस्टेड हैं मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, हम इंटरेस्टेड हैं मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो मैंने इसको लिखा N21 इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R2। तो आप क्या लिखेंगे? साइन E इज इक्वल टू E फॉर स्मॉल एंगल और साइन R2 इज इक्वल टू R2। तो आप यहां से लिखेंगे N2 इज इक्वल टू E अपॉन R2। तो आपको E की वैल्यू मिलेगी N21 R2 N21 R2। अभी वाली जो वैल्यू आई है हमारे पास E की और I की, बोथ वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2। I की क्या है? I इज इक्वल टू I है N21 R1। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2। इस वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए फिलहाल, उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी। तो हमने E की और I की वैल्यू निकाली जो कि हमें पुट करना है इस वाली इक्वेशन में। तो मेरे पास इक्वेशन है डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस 1। तो वाली वैल्यूज E की ये वाली वैल्यू और I की ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है। तो मुझे डेल में एक रिलेशन मिलेगा। I की वैल्यू है N21 R1, ठीक है, प्लस E की वैल्यू मेरे पास N21 R2 माइनस 1। डेल इज इक्वल टू यहां से कॉमन क्या मिल रहा है? मिल रहा है N21 कॉमन मिल रहा है, इसको मैंने लिखा R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2 को मैं क्या लिख सकता हूं? A। क्या लिख सकता हूं? A। तो इसको मैंने लिखा A। तो ये हो गया N21 A माइनस A। तो यहां से क्या कॉमन मिला? इसको लिखेंगे N21 माइनस 1 इंटू A। तो एक फॉर्मूला और डेल का, वो क्या आया? डेल इज इक्वल टू N21 माइनस 1 इंटू। ये कब अप्लाई करेंगे? जब आपको एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आप एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हैं डेल अपॉन N2 माइनस 1 करके। ठीक है, एक एग्जांपल छोटा सा हम डिस्कस कर सकते हैं। यहां देखो, मान लो ये है 4 डिग्री। कितना डिग्री? 4 डिग्री। ये रे आई, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इधर मुड़ गई।
फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। ये ग्लास है, प्रिज्म, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng 1.5 होता है। 1.5 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो तुम्हें क्या करना है इसमें, फाइंड डेल, डेल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम इसमें डेल? इस डायग्राम को मैं रफ कर देता हूं फिलहाल, जब इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी रीड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो कितना आएगा, तो देखो डेविएशन है कहां, तो आंसर है ये डेविएशन। अपने ओरिजिनल रास्ते से रे कितना बेंड हुई है, ओरिजिनल रास्ते से रे कितना बेंड हुई है, तो आंसर इतना बेंड हुई है, दैट इज डेल। तो हमें क्या क्या गिवन है, आंसर है गिवन में हमें है Ng गिवन है कितना 1.5 और इसी को 3/2 लिखते हैं। और तुम्हें क्या गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए गिवन है 4 डिग्री। तुम्हें निकालना है क्या है, डेल। तो अभी अभी पढ़ाया है तुम्हें, डेल इज इक्वल टू कितना होता है, n2 - 1 into a, n2 - 1, n2 1 - 1 into a। 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, वही वाली बात है। मतलब इसको आप क्या लिखोगे, Ng विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 into a। तो डेल इज इक्वल टू आपको मिलेगा n, इसकी वैल्यू पुट कर लो 1.5 - 1 into a 4। ये कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू 0.5 into 4 इज इक्वल टू 2.0। मतलब डेल कितना डिग्री आ गया, 2 डिग्री। मतलब कितने डिग्री से बेंड हो जाएगी, आंसर है 2 डिग्री से बेंड हो जाएगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिल गया हमें, 2 डिग्री। अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन गिवन हो, अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन गिवन हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, तो क्या हम एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हैं, आंसर है यस, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसी में देखो एक कंसेप्ट और, ये तो न्यूमेरिकल हो गया। वी नो डेट हमने पढ़ा है, वी नो डेट क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा है कि ये प्रिज्म है, ठीक है। दूसरा मार्कर यूज करते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में ये हमारे पास एक लाइट आई, ये अगर ये प्रिज्म ना हो तो लाइट सीधी जाती, ठीक है। ये तो यहां से लाइट इस तरीके से बेंड होती है, ये वाली पढ़ा हमने। तो ये होती है वॉयलेट कलर, और ये कौन सा कलर है, रेड। ये एरो, ठीक है। विब्ग्योर क्या बनता है, विब्ग्योर बनता है, ठीक। एक्चुअल पाथ ये था रे का, एक्चुअल पाथ यहां जाना चाहती थी रे। एक्चुअल पाथ का मतलब क्या है, जाना चाहती थी। मतलब मैं इसको रफ कर सकता हूं यहां से, ये नोट कर लिया भाई, ठीक है। इसको हटा, ठीक है। तो यहां पर तो क्या होगा, जैसे ये लिखा हमने v, जैसे ना हम ऊपर चलेंगे तो हमारा वेवलेंथ का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो आंसर है सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड की। इसमें कंपैरिजन करते हैं तो वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द वायलेट कलर। क्या है तुम्हें समझ में आई, हमें समझ में आया, वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द वायलेट कलर, ठीक है। दूसरा, अब ये वाला एंगल देखिए, रेड कलर इतना मुड़ा है और वायलेट कलर इतना मुड़ा है, तो सबसे ज्यादा कौन बेंड हुआ है, आंसर है अपने ओरिजिनल पाथ से जो सबसे ज्यादा बेंड हुआ है वो हुआ है वायलेट कलर, है ना। तो हमको समझ में आ गया जो डेविएशन है वायलेट कलर का वो ग्रेटर है डेविएशन ऑफ रेड कलर से। दिखाई दिया। तो तुमने क्या लिखा कि डेविएशन ऑफ द वायलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड। अब देखो रेड रे को बेंड कौन कराता है,
रे को बेंड कराने का काम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रे को बेंड कराने का जो काम होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। मतलब जो ज्यादा रे बेंड हुई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा है, ज्यादा। तो आंसर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, क्योंकि उसने रे को ज्यादा बेंड किया और जो ज्यादा बेंड कराएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। रेड कलर कम उड़ा, देखो रेड कलर कम उड़ा, वायलेट सबसे ज्यादा उड़ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि और जो हमारे पास फॉर्मूला है हम ये भी देख सकते हैं, डेल डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो नंबर 1, अगर डेल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इंक्रीज होगा। नंबर 2, अगर डेल इंक्रीज होगा तब भी डेल कब इंक्रीज होगा, जब एंगल ऑफ प्रिज्म भी इंक्रीज होगा। नंबर 3, एंगल ऑफ डेल इंक्रीज होगा, कब डेल इंक्रीज होगा, जब वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ के साथ डेल का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। मतलब क्या है कि डेल तुम्हारा कम हो जाएगा जब तुम्हारी वेवलेंथ बढ़ेगी। ये वाली बात देखो, डेल फॉर रेड कलर कैसा है, वेरी लेस देन है ना, तो ये चीज क्या आ जाएगा, डेल फॉर वायलेट कलर। क्योंकि आपको पता है कि लैम्डा के साथ रेड कलर कैसा है, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, तो इसका ये लैम्डा कैसा होगा, तो ये सारे फैक्टर्स इस पे डिपेंड करते हैं कि डेल इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड्स करता है। अब ये जो रे का बेंड होना ये डिपेंड्स करता है मटेरियल पर डिपेंड करता है। मान लीजिएगा अलग अलग कलर्स की लाइट आ रही है, तो लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक है, जो कि ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से। तो ये डिपेंड्स करती है कि जो कलर्स डिफरेंट कलर्स होते हैं लाइट्स में, तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा बेंड होगा, कौन सा कलर कम बेंड होगा, वो सारे फैक्टर इस पे डिपेंड्स करते हैं। ठीक है, तो आप फिलहाल यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन इसको कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा था, वो सारे पॉइंट्स हमने देखे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये डेविएशन कब मिनिमम होता है। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम डिनोट करेंगे डेल मिनिमम। तो कंडीशन फॉर द डेल मिनिमम, द कंडीशन फॉर डेल मिनिमम आर, जो हमारा आई है वो ई के बराबर हो जाएगा। आई किसके बराबर हो जाएगा, ई के, मतलब मैं आई मान सकता हूं। दूसरा, जो R1 और R2 होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशन है, हमारे पास एक रिलेशन है A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो क्या लिखा जा सकता है फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए, R1 प्लस R प्लस R इक्वल टू 2R, यानी कि R आपको मिल गया A/2। रिफ्रैक्टेड एंगल क्या मिल गया, A/2, यानी कि R की वैल्यू आप लिखेंगे A/2। ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन और अभी पढ़ाई थी हमने, वो दूसरा फॉर्मूला क्या हमारे पास, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। मिनिमम के लिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे मिनिमम के लिए। तो मैं इसको लिखूंगा डेल मिनिमम इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए, यानी कि डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए। इस ए को इधर ले आओ, तो डेल मिनिमम प्लस ए
इज इक्वल टू 2i और i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई 2। ये तो हमें i की वैल्यू मिली, i इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब जो हमने प्रिज्म बनाया था अभी, ये रिफ्लेक्शन देखा था प्रिज्म में, डेल, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m1, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m2। ठीक है। जब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, बाय स्नेल्स लॉ, तो क्या लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, तो विद रेस्पेक्ट टू 1 कैसे लिखोगे आप लोग, साइन i अपॉन साइन r। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, साइन i की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो i की वैल्यू हमारे पास है डेल मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में आ जाओ साइन r, और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, r की वैल्यू है a बाई 2। That is refracting index of glass prism जो आता है 1.5। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसके लिए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है। एक छोटी सी चीज हम इसमें ग्राफ भी देखना चाहेंगे, ग्राफ इसको नोट करिए यहाँ पर। क्योंकि बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, इस साइड मैंने लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस साइड लिया मैंने डेल। इस साइड किसको लिया, एंगल ऑफ डेविएशंस, इधर इधर डेल, और इस साइड लिया मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका जो ग्राफ आता है, पहले जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा घटता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, द डेल डिक्रीजिंग, एंड आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, द डेल इज आल्सो इंक्रीजेस। तो जिस मिनिमम वैल्यू तक ये आकर के इंक्रीज करना शुरू करता है तो मिनिमम वैल्यू हमारी कहलाती है डेल मिनिमम। तो मतलब इस तरीके से हमारा ग्राफ आता है। यानी कि ये वाली वैल्यू और थोड़ा सा पैराबोला नहीं होता ये, ऐसे इस तरीके का ग्राफ आता है, ये पैराबोला नहीं होता। ठीक है, नॉट पैराबोला, नॉट पैराबोला, पैराबोला नहीं होता। तो जिस एंगल ये होता है हमारे पास डेल मिनिमम, तो अलग अलग वैल्यूज मिलती है। इस वाली एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये वाला डेल मिलेगा, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हो तुम्हारा डेल इंक्रीज कर गया। ठीक है, इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये डेल तुम्हारा घटा, डेल घटा। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज तुम्हें मिलेंगी, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, डेल 1, डेल 2, डेल 3। जिस पर ये मिनिमम रहेगा वो क्या है, डेल मिनिमम। और उसके लिए कंडीशंस क्या थी, दैट इज कंडीशंस फॉर डेल मिनिमम। तो इस तरीके से इसमें ग्राफ आता है, तो आप इसको नोट करिए। देन इसके एक दो न्यूमेरिकल्स को अभी डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल है, इसको हम सोल्व करेंगे।
रिफ्रैक्टिव गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल फॉर प्रिज्म रेड ग्रीन एंड ब्लू, है ना, रेड ग्रीन और ब्लू, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमें दिए गए मटेरियल के, उनकी वेवलेंथ के, है ना, वो कितना है 1.39, 1.44 और 1.49। तो हमें ये प्रिज्म किस तरीके का बिहेव करेगा इन लाइट्स को, है ना, ये जो अलग अलग कलर्स की लाइट आ रही है ये किस तरीके से इसको कब इसके पाथ को कंप्लीट कराएगा, मतलब कुल मिला के हमें इसके पाथ को ट्रेस करना है, ठीक है। तो इसके पाथ को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले मुझे निकाल लेना चाहिए क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल मुझे निकाल लेना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल के लिए आपको पढ़ाया है क्रिटिकल एंगल साइन C इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं sin C इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ठीक है। तो मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, पहले बात कर रहा हूं फॉर ब्लू कलर के लिए बात कर रहा हूं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, तो हमने लिखा sin C इज इक्वल टू 1 अपॉन n। ब्लू कलर के लिए जो हमें बताया गया है वो बताया गया है 1.47, कितना 1.47। पहला ये किसके लिए है, ये रेड के लिए है ना, ग्रीन के लिए, ये ग्रीन के लिए है और ये हमारा ब्लू के लिए है। तो मैंने लिखा है इसको 1.47, यानी कि C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.47। तो ये वैल्यू क्रिटिकल एंगल की अप्रोक्सीमेटली निकल के आती है 42 डिग्री, कितना डिग्री 42 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सी कलर पे बात की हमने, ब्लू पे, तो ये सीधा नॉर्मल भी यही है, तो ये सीधा इस वाले इंटरफेस पे जाके टकराएगी, ठीक। ये 45, ये 90, ये भी कितना होगा 45 और ये कितना 90, तो ये बचा हुआ भी कितना होगा 45। तो मुझे क्या इस पे नॉर्मल बना लेना चाहिए, ये एक नॉर्मल है, ये पूरा 90, तो ये इतना कितना आंसर है 45। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केसेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री, इस क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री। तो मतलब क्या होगा TIR होगा, क्या होगा TIR होगा। तो मतलब ब्लू कलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो जो ब्लू कलर का लिए हमने लिखा है, ब्लू कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो कितना था हमारे पास 1.47, तो इसका क्रिटिकल 42 डिग्री आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा तो TIR होगा। तो मतलब ये रे इतने ही एंगल से क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक। फिर इसी वाले इंटरफेस में होगा, यही नॉर्मल बनेगा, तो यही रे सीधी निकल जाएगी। कौन सी है ये, ब्लू। सिमिलरली अब हम बात करेंगे फॉर, किसके लिए बात करें, ब्लू के लिए, वो ग्रीन के लिए करते हैं, फॉर ग्रीन। तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन, ग्रीन का है 1.44, इसको सोल्व किया गया। 1.44 को देखो यहाँ से, इसकी वैल्यू होती 43 डिग्री, 43 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री। फिर अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो मतलब क्या होगा TIR होगा, ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन कलर की सिचुएशन, ये सीधा इस वाले इंटरफेस पे जाएगी, यहाँ मुझे एक नॉर्मल बना लेना चाहिए एंड, ठीक है। ये कितना बनेगा 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये 45 बनेगा और ये कितना बनेगा 90, तो फिर यहाँ से रे ऐसे आ जाएगी। तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना था 45, ये भी कितना होगा 45, TIR हो जाएगा। ये कौन सी कलर की लाइट है, आंसर ये है ग्रीन, ग्रीन।
नेक्स्ट फॉर रेड, रेड के लिए क्या करेंगे, C इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा तभी तो डिसाइड कर पाएंगे, साइन इनवर्स 1 अपॉन रेड के लिए 1.39, तो इसके लिए C कितना आएगा, साइन इनवर्स 1.139 का है 46 डिग्री, 46 डिग्री। अगर ये 46 डिग्री आया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, ये सिचुएशन बनी। तो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड, है ना, मतलब सिचुएशन क्या आई है हमारे पास, सिचुएशन आई है इस वाले केसेस के लिए, यहां लिखता हूं मैं इसको, एंगल आई इज लेस देन क्रिटिकल, तो क्या होता है, रिफ्रैक्टेड। तो रेड वाला कलर जो होगा ये सीधा यहां से ऐसे जाएगा, यहाँ एक नॉर्मल बनेगा, ये 90, ये 45, ये भी कितना 45, ठीक। बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेट लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो ये वाली जो रे है, ये वाली जो रे है कहाँ जाना चाहती है, डेंजर से रेयर मीडियम में जाना चाहती है, तो ये इधर बेंड हो जाएगी, है ना। यहाँ क्या हुआ है, रिफ्रैक्टेड, मतलब रेड कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को नोट करिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।